प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ कासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई आखिरकार सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। अपनी पार्टी पर अदम एतमाद, मामलात महमूद अचकज़ई के हवाले। खान ने जेल से मोहसिन नकवी पर बड़े इल्जाम लगा दिए। नवाज शरीफ जरदारी की जेल सहूलियात पर भी फट पड़े। मुशक्कती के हाथों खाने का भी गिला कर दिया। बानी पीटीआई ने आज जेल में क्या कुछ कहा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वफाकी काबीना इजलास, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात। चीनी आला क़यादत ने मामला वज़ीर आज़म के सामने उठा दिया। हर तरफ सिक्योरिटी के मसले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास में दौरा चीन से मुतालिक अहम बातें बता दी। CPEC-2 से मुतालिक बड़े दावे। पाकिस्तान में बिजनेस के फरोग में असल रुकावट क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मुनाल समेत नेशनल पार्क में तमाम होटल्स 3 माह में बंद करने का हुक्म। मरगला पहाड़ियों पर आग लगने पर चीफ जस्टिस के चेयरमैन CDA से सख्त सवालात। चेयरमैन ने CDA में काली भेड़ों का एतराफ कर लिया। ये तमाम टॉपिक्स हैं जिन पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमें ज्वाइन करें डिस्कशन के लिए सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर इलियास राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आमिर इलियास साहब, बात हम करेंगे ये जो बानी पीटीआई ने आज जेल में गुफ्तगू की है और उसके कंटेंट की काफ़ी डिटेल्स हैं, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम जो वो एक सीरियसनेस दिखा रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, और उसके लिए उन्होंने नॉमिनेट किया है कि जो दूसरी सियासी पार्टी के साथ इंगेज करना है वो महमूद अचकज़ई करेंगे। अब एक तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी हम जानते हैं कि उनको जो इनकी लास्ट हियरिंग थी इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मशवरा दिया गया कि आप इनके साथ जब तक बैठेंगे नहीं तो मामला का हल कैसे निकलेगा। तो एपरेंटली इन्होंने उस एडवाइस को सुना है। अब इसके बाद जो इनका लाया अमल है और जिस तरह से महमूद अचकज़ई साहब को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्या लगता है इसके कोई आउटकम्स होंगे? इस एफर्ट को सीरियसली लिया जाएगा? देखिए, ये दो तरह से इमरान खान खेल रहे हैं। एक उनकी पार्टी के सियासी लोगों का प्रेशर है कि हमें बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि जो नई गिरफ्तारियों की लहर है, जैसे कल उमर अयूब सरगोदा में फंस गए, शिबली साहब के घर के ऊपर CDA पहुंच गई, कुछ लोगों को पकड़ लिया गया है, तो वो एक समझ आ रही है बात उनको कि अब हमारे ऊपर एक नया हल्ला है, कैसे कामयाब होंगे इस सारे के अंदर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट से एक अपॉर्चुनिटी मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट के कांधों पे खेलना चाह रहे हैं। ये जब खत लिखेंगे तो पता लगेगा कि वो चीफ जस्टिस कहेंगे कि हमने आपको उनसे मुज़ाकरात का मशवरा करने का लिए दिया था, क्योंकि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट को ना पंचायती होना चाहिए ना तशरीही होना चाहिए, उन्हें आइन और कानून पे चलना है। तो जो शर्त ये लिख रहे हैं खत में कि हमें हमारा मैंडेट वापस करें, हमारे लोग रिहा करें, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है कि बगैर किसी बात के, बेशक जमानतें हो रही हैं, कैसे रिहा होंगे? वो एक लीगल एक्शन होगा और वो सुप्रीम कोर्ट ना तो ब्लैंकेट कवर दे सकती है ना उनको देना चाहिए। हाँ, इंसानी हकूक के ऊपर जो केस हैं वो मोटो लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस मशवरे के बाद इमरान खान के इस सियासी ट्रैप में वो आ जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपना कंधा फराम करे। वो यही कहेंगे कि आप जाके बात करें, हमने आपको ये मशवरा दिया था, ये खत लिख लें, उसके अंदर आएगा। शराइत उन्होंने वही रखी हैं, लेकिन आज हमारे जो इमरान असगर हर रोज अडयाला जाते हैं, उन्होंने वहां भी बॉडी लैंग्वेज देखी और फिर जो गुफ्तगू हुई उसमें उनको भी ये नजर आया कि प्रेशर बहरहाल PTI की क़यादत पे मौजूद है कि मुज़ाकरात कर लें। और जो मैंने PTI की क़यादत का चेक किया है, पॉलिटिकली जो मैंने बात कही है, लीगल टीम की बिल्कुल और राय है। आज इंतजार पटोथा ने उनको, इमरान खान को 1-2 सवालों से भी बचाया और फिर जेल हुकाम ने उन्हें साइड पे किया। तो ये सारी चीजें इस तरफ जा रही है कि PTI अंगेज होना भी चाह रही है। और वो जाहिर है, ये तो नहीं ना कह सकते कि हम अपने मुतालबे छोड़ के और आपसे सारे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, तो फिर तो उनका पॉलिटिकल जो सियासी इंतकाम का विक्टिम कार्ड है वो खत्म हो जाएगा। दूसरे वो किसको रिप्रेजेंट करने जा रहे होंगे, अभी इतना आसान नहीं होगा। और महमूद खान अचकज़ई जब बात करेंगे, हमें उनका पता है, वो फौज के हवाले से कतई तैयार नहीं होंगे कि फौज से बात करें। वो इमरान खान को यही बात समझाएंगे और थोड़ी सी उनको क़यादत देने का मतलब ये है कि अभी मौलाना फजलुर रहमान को भी साथ मिलाना है कि वो बात हो जाए, क्योंकि इमरान खान तो कहते हैं, उनके लोग कहते हैं कि हम बात उनसे करेंगे जिन लोगों के पास इख्तियार है। ये उससे बैक ट्रैक भी है। तो जब आप चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करने के लिए या उनका रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन बातचीत सियासत की तरफ जा रही है, क्योंकि फौज तो बड़ी ओपनली कह चुकी कि हमें बात नहीं करनी, आपको माफी मांगनी होगी और फिर जाके सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें। फार्मेशन कमांडर्स ने डिजिटल दहशतगर्दी की, 1-2 लोगों का कहा जा रहा है कि उन लोगों को जो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थे उठाया गया है, वो दावा PTI की तरफ से आया है, वो सच है झूठ है पता चल जाएगा सबका। लेकिन एक प्रेशर मौजूद है जिस एटमॉस्फेयर में ये कर रहे हैं। एक तरफ ये चाहते हैं कि जो बजट आए
और उसमें हो सकता है कि इनका ऐसा प्रेशर बन जाए कि लोग बाहर निकल आए। मैं तो अपने तौर पर समझता हूँ कि लोग तो इस तरह नहीं आने लगे, लोग बहुत थके पड़े हैं, वो हर सियासी जमात पे थके पड़े हैं, क्योंकि उनकी रे ऑफ होप खत्म हो रही है, उनके मसाइल नहीं हल हो रहे सिवाय सियासतदानों के दावे के। तो ये पोजीशन है जिस वक्त। अच्छा आमिर साहब, ये भी बताएगा कि जिस तरह से आपने कहा है कि एक पैरेलल दो स्ट्रैटेजीज के साथ चल रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात की कि एक तरफ हम मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे हैं, और लेकिन अगर इससे कोई खातिर खा नताइज नहीं सामने आते तो वी आर रेडी फॉर द प्रोटेस्ट एज वेल। सो इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, या पार्टी के अंदर कोई कंफ्यूजन है जो सब प्रिवेल कर रहा है? देखिए पार्टी में तो है ना, मैंने आपसे कहा कि बुकला की और गुफ्तगू है, सियासतदानों पे जो प्रेशर आया है, और सियासतदान जो भी होगा वो बातचीत की तरफ जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब का अपना एक बिल्कुल क्लियर है कि अगले को दबा के रखो और बिल्कुल बात ना करो। उनके वो हरबे कई दफा कामयाब हुए, लेकिन देखें उन्होंने 2 असम्बलियां तोड़ी, वो कौमी असम्बली से निकल गए, उसका उनको फायदा ना हुआ। हाँ, मैंडेट में पब्लिक अपॉर्चुनिटी उनको मिली कि जो 9 अप्रैल 2022 को वो पब्लिक से बाहर थे वो पब्लिक के हीरो हो गए, उनको वो फायदा जरूर हुआ। लेकिन जब मुक्तदरा से यानी एस्टैब्लिशमेंट से उनकी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही और उल्टा वो नाराज होगी मजीद और ओपनली आगे सामने, ऐसे में अब ये एक रास्ता तो वो चुन रहे हैं, लेकिन बीच में चूंकि उन्होंने ये रखा है कि जी आप हमें हमारा मैंडेट जब आप बताएं कि जब ये मुज़ाकरात करने जाएंगे, क्या हुकूमत ये कहेगी कि नहीं आप हमारी जगह आके बैठ जाएं? भाई आपने बैठना तो आप पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लें, आपका इक़्तिदार है, पीपल्स पार्टी की मर्जी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने क्या किसी एग्रीमेंट के बगैर एस्टैब्लिशमेंट के सदारत ले ली है, चेयरमैन सेनेटशिप ले ली है, DISP ले लिया फेडरल गवर्नमेंट में? कहने को तो ये बड़ा आसान है ना कि आप बैठ गए पीपल्स पार्टी के साथ। वो उस वक्त अपॉर्चुनिटी थी जब बिलावल भुट्टो कह रहे थे और पीपल्स PTI ने इनकार कर दिया। है ये चौमुखी, ऐसा आसान काम नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इन्हें पार्लियामेंट की तरफ आना है, या तो ये ले आए पब्लिक को और कू करा दे पब्लिक से, फिर ठीक है इनकलाब आ जाए, फिर पता किसके पास जाएगा किसके पास नहीं जाएगा। लेकिन मुझे वो इनकलाब आता हुआ नजर नहीं। हाँ जी राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया। सर मैं यहाँ महमूद खान चकज़ई साहब से शुरू करूँगा। जो बात स्टार्ट में रबिया ने की है कि इन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट की बात रखने के लिए तो जी कहा है जी हाँ जी ठीक है हम मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन जिस बंदे को नॉमिनेट किया है वो तो कहते हैं ना रेड रैग, किसी बुल को जब वो दिखाया जाता है ना, सुर्ख कोई कपड़ा दिखाया जाता है तो उसके बाद तो उसके लिए जो रेड रैग की एक टर्म यूज़ होती है। तो महमूद खान चकज़ई साहब तो सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज पे तनकीद करते रहे हैं, तो असल जो जहाँ सुलह होनी है वो तो इनके दरमियान तो नहीं होनी सियासत, मतलब है कोई नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब की, इमरान खान साहब की सुलह तो फ़ौज से होनी है। और जिस बंदे को नॉमिनेट किया है फ़ौज और उनकी तो कहीं पर बैठने का तुक नहीं बनता ना। अगेन आपने भी कहा कि ये भी नहीं जाएंगे महमूद चकज़ई साहब भी किसी जनरल से नहीं मिलेंगे, बात करेंगे, वो भी इनसे नहीं मिलना चाहेंगे। सो खान साहब को पता है पहले दिन से नॉन स्टार्टर है और ऐसा बंदा रख दो जिसको कोई साइड जो है बात करने को तैयार नहीं होगी। सो इट्स जस्ट एक लेम एक्सक्यूज़ लगा है मुझे तो जिस बंदे को उन्होंने नॉमिनेट किया है, कि इससे तो सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही मुझे। देखें आपका तजिया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन महमूद खान चकज़ई गवर्नमेंट के लोगों के साथ बैठने को तैयार हो जाएंगे और पीपल्स PTI को एक फेस सेविंग मिलेगी कि देखें हमने चूंकि एक आइन की बाली की तहरीक शुरू की हुई है और उसके सुर्खेल हमने उनको बनाया है, तो आप वो लेके जा रहे हैं, तो बज़ाहिर तो महमूद खान चकज़ई किसी सूरत में फौज के साथ नहीं बैठेंगे ना, तो फिर वो रास्ता सियासी निकलता है। उसमें नताइज क्या निकलेंगे वो मैं पहले भी कह चुका कि फिर वो देखने वाली बात होगी कि लचक कितनी रखेंगे, जैसे वो जलसे में भी कह चुके हैं लोगों को रोक के, भाई बात अगर आपको करनी है तो फिर लचक आपको आगे चल के लानी पड़ेगी। मुज़ाकरात की टेबल पे आप जब बैठेंगे तो आप शराइत रखेंगे, उसके अंदर शर्त तो खत्म हो जाएगी ना कि आप हमारा मैंडेट वापस करें। आप सर ये बताइएगा, वो शर्त बैठते ही खत्म हो जाएगी। आपने जैसे बात की कि ठीक है कि इनके पार्लियामेंट में बातचीत भी हो जाएगी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब से सुलह सफाई हो जाएगी, तो फौज से कौन सुलह सफाई करवाएगा इमरान खान साहब की? असल तो वहाँ पे मसला है। खान साहब भी ये कहते हैं कि मेरा तो असल उनके साथ मसला है, वो मुझसे बात करें। तो ये फिर ये अगर राज़ी हो भी जाए तो क्या फिर कि ये कल को शहबाज शरीफ साहब जाएंगे आर्मी से बात करने के लिए कि जनाब ठीक है हमारी बातचीत हो गई है, उनकी गारंटियाँ ज़मानतें हमने ले लिया, अब आप इनके साथ बैठ कर सुलह कर लें? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपनी शर्त पहले कही है 9 मई पे माफ़ी मांगे, यानी जुर्म कबूल करें और मुज़ाकरात करने हैं तो सियासतदानों से करें। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट भी यही कुछ कहेगी ना, लेकिन अब इनके अपने अंदर से सियासी लोगों का प्रेशर है कि हमें बात करनी चाहिए। अब उसके लिए उन्होंने फ्रंट पे रखा है महमूद खान चकज़ई। जैसे PDM में मौलाना फजल रहमान को आगे रखा गया था,
प्रेशर बढ़ाओ, काम बढ़ाओ और अपना रास्ता निकालो। वो निकाला जरदारी साहब ने भी, नवाज शरीफ ने भी। मतलब जब पंजाब के लीडर मुश्किल में पड़ जाएं तो फिर ये केपी के और बलूचिस्तान के पश्तून भाई हमारे काम आते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब को भी जो आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में या बाद में ज़रूरत पड़ती थी तो अचकज़ई साहब को वो आगे करते थे, वो इनके साथ थे, आपको याद होगा, फिर वो इनके इत्तेहादी थे। अच्छा फिर पीटीएम के दौर में ज़रूरत पड़ी इमरान खान साहब के खिलाफ तो मौलाना फजल रहमान साहब की तो ज़रूरत थी, वो भी पंजाब के हमारे नवाज शरीफ साहब को ये ज़रूरत पड़ी, वो काम है। अब इमरान खान साहब को पंजाब से ज़रूरत पड़ गई है तो वो भी उनसे मौलाना साहब से और महमूद अचकज़ई साहब से मदद मांग रहे हैं। सो ये दोनों हमारे जो बड़े लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई साहब और वो, तो ये पंजाब के लीडरों को रेस्क्यू करने के लिए रह गए हैं कि जब नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब मुश्किल में आएंगे, फ़ौज से लड़ेंगे तो इनके लिए जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्चेस, बंदे कूट मार सारी ये दो भाई करेंगे सर हमारे मौलाना साहब और अचकज़ई साहब। देखें, जब तक महमूद खान अचकज़ई साहब को पहली दफा गवर्नरशिप नहीं मिली थी, आप भी बात करते हैं, हम भी करते हैं सर, हमें भी उनका एक ही पोस्चर पता था कि बड़े असूली आदमी, ऐसे ही है हाँ। लेकिन जब उन्होंने पहली दफा इक़्तिदार का मजा लिया तो उन्होंने फुल एंजॉय किया। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में कोई दूसरी राय नहीं है कि रसभरी वजारतों के अलावा कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। मैंडेट तो उनका पीटीआई के हवाले हुआ है ना। केपी में अगर बात करें, बलूचिस्तान में तो वो फिर भी खुद भी वहीं से जीत के आए हैं और उनके लोग जीते हैं। केपी में तो सफाया हुआ है, तो उनका भी अपना मतलब वो है कि भाई पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अपने काम करके साइड पे हो गए, तो उनका गुस्सा वहां है। एस्टेब्लिशमेंट की मैं आपको बात बता दूं, इस वक्त कहीं पे भी पीटीआई से बात नहीं हो रही है। अब आप रास्ता निकालने वाली बात करें, ना तो नवाज शरीफ को जरूरत है ना शहबाज शरीफ को कि वो जाके फौज से सुलह कराएंगे। हाँ, वो ये जरूर करेंगे कि पॉलिटिकली अगर पीटीआई बैठना चाहती है पार्लियामेंट के अंदर कोई इस्लाहात के हवाले से, वो उनकी विन विन पोजीशन बन जाएगी। पीटीआई को सहारा चाहिए इस वक्त। जो मेरी इतला है, आज मैंने आपके प्रोग्राम की जब इतला आई, मैंने स्पेशल चेक किया, उनके ऊपर अंदर से बड़ा प्रेशर है कि हमें हर चीज को इनकार करके हम कैसे चलें, कि हर बंदे को नाराज कर दे। महमूद खान अचकज़ई बातचीत के लिए तैयार रहते हैं। मौलाना फजल रहमान अगर पीटीआई के साथ बैठ सकते हैं तो आज जिनसे नाराज है उनके साथ क्यों नहीं बैठेंगे? वो बैठ सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी शरायत है कि वो बिल्कुल नाला है कि जरदारी साहब ने उनके साथ हाथ किया है। नवाज शरीफ साहब उनके साथ मिल नहीं रहे थे जब वो इमरान खान के खिलाफ जलसा लेके लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे, तो लाहौर में नवाज शरीफ ने होने के बावजूद उनसे मुलाकात नहीं की थी। वो गिले हैं, लेकिन उसके बाद उनको रसभरी वजारतें और सब एंजॉयमेंट यूजुअली ये समझा जाता है। और महमूद खान अचकज़ई साहब अपनी निजी महफिलों में बात कहते भी हैं, हमने भी सुनी हुई है। वो ये कहते हैं आप कि मैं पंजाब के लीडरों को इसलिए सपोर्ट करता हूँ, वो नवाज शरीफ साहब को पहले किया, इमरान खान साहब को किया, कि यही एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते हैं, यही एस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर कर सकते हैं। हम पश्तून या बलोच वगैरह जो दीगर कौमें हैं वो शायद इतना इफेक्टिवली हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर नहीं कर सकते। सो इनके ज़रिए हम वो जो हमारे एक जहन में है कि पावरफुल यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है, इसको वीक किया जाए, पॉलिटिकल तौर पर इसका रोल ख़त्म किया जाए या इसको पीछे किया जाए, तो वो हम इनके ज़रिए अचीव कर सकते हैं। तो उनके जहन में तो हमेशा इनके साथ अलाइंस की ये रीज़न रही है कि वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये पंजाब से कोई लीडर लड़े तो लड़े, वो इनको टक्कर दे सकते हैं, जो कि टक्कर दी है नवाज शरीफ साहब ने भी दी, खान साहब ने डट के दिए। उनके असेसमेंट तो ठीक है, वो तो ठीक लोगों पे मेरा ख्याल बैट कर रहे हैं। सर देखें, ये बज़ाहिर एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नीयत इमरान खान की हो कि वाकई इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करना है, तो इस्टेब्लिशमेंट के उनको दुश्मन बना के, मुल्क दुश्मन इस्टेब्लिशमेंट को तस्वर करा के आप नहीं दे सकते। हाँ, आप सियासी तौर पे सियासी कुव्वतों के साथ बैठ जाए, इस्टेब्लिशमेंट का रास्ता वही होगा जो कानून और आइन का है। जब आप आपस में लड़ते हैं, ठीक है ना, इन्होंने जिसके ऊपर आपके एतराज़ात रहते हैं, और मैं कहता हूँ मिसाक़े जमहूरियत करके बहरहाल एक रास्ता चुना था, तो तीसरी कुव्वत इमरान खान को खड़ा कर दिया गया था। चाहे ये बाद में मुज़ाकरात दोनों ने किए, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दुबई के पैलेसेस में किए या नवाज शरीफ ने किए, दोनों ने अपने अपने मकासद हासिल किए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को डिच उस तरह नहीं किया। बावजूद पॉलिटिकल जलसों में तकरीरें करने के वो खड़े रहे। इमरान खान वो तीसरी कुव्वत थे जिसने उस इत्तेहाद को, जो इस्टेब्लिशमेंट के आप खिलाफ कह लें या सियासत में आइन और कानून के रास्ते को बनाने को कोशिश की थी, जो जीरो हो गई। अब 16 महीने के बाद पिछले जो काम जो कुछ भी हुआ, आप और हम सब पिछले बिल्कुल जीरो पे चले गए और मुल्क भी चला गया। रास्ता तो मुज़ाकरात है, आप सारे सियासतदान बैठ जाएं। अच्छा राना साहब, आपको याद होगा, आप इनकार नहीं कर सकते, आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पे आप भी मास्टर्स और पीएचडी हैं सर, आप इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, एक एक बंदे को जानते हैं, लीडर को जानते हैं, ब्यूरोक्रेट को जानते हैं। इस्लामाबाद आपकी मतलब उंगलियों पे रहता है, दूसरे लफ्ज़ों में। एक मेरा ख्याल आज की नस्ल को थोड़ा सा याद ना हो कि इमरान खान, ये महमूद अचकज़ई और नवाज शरीफ साहब, ये तो एक अलाइंस में रहे हुए हैं सर। 2008 में जो इलेक्शन लड़े थे, ये तो तीनों इकट्ठे थे।
आपको याद होगा जब मेरा लंदन से ये वापस आए थे तो इन्होंने इलेक्शन में नहीं लड़ना था, उसमें महमूद अचकज़ई साहब भी थे, खान साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब थे, इन्होंने महकूम कौमों का कोई एक अलायंस बनाया था। तो ये तो ऑलरेडी माजी में इस तरह के तजर्बे क्यों हैं? अब उन्होंने वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की जगह वो इमरान खान साहब फिट हो गए सर, बाकी करैक्टर वही हैं, वही एजेंडा भी वही है, उसके TORs भी वही हैं, एजिटेशन भी वही है और डिमांड्स भी वही हैं सर। तो ये तो करैक्टर वही हैं, तीनों चारों वही हैं, बस मतलब अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के कौन किस वक्त कहाँ पे आ जाते हैं। देखें, बिल्कुल जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई और जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को मना लिया, इमरान खान तो बाइकाट का ऐलान कर चुके हुए थे और वो नहीं थे उस इलेक्शन में, और ये बाकी बातें सारी दुरुस्त हैं। लेकिन इशू ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को कोई ना कोई खिलाड़ी तो मिलता है ना उनके काम के लिए। आज पहली दफा जब DGISI और DGISPR ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शायद अक्टूबर 2022 में की थी, तो उन्होंने माना कि हमने ये पब्लिकली माना, मैं और आप तो जानते हैं, हम बात भी करते हैं क्या हमने ये काम किया, हम पीछे हटना चाहते हैं। वो वक्त था जब उमर अता बंदयाल जुलाई में इलेक्शन लेके दे रहे थे, इनको चीजें कह रहे थे, ये अड़ गए कि पहले असेंबली तोड़ो फिर मैं डेट पे आऊंगा, तो वो बस मिस की। 25 मई को लॉन्ग मार्च लाए, वो इलेक्शन मिस किया, फिर सारे एडवेंचर करके देख लिए। तो अब वो पॉपुलर तो हैं लेकिन कबूलियत नहीं है, मकबूलियत मौजूद है। तो ये अब खान साहब को फैसला करना है कि मकबूलियत को साथ लेते हुए क्या सियासी तौर पे, अच्छा ये आपने कबूलियत की बात की सर, बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते? आपने कबूलियत मकबूलियत से कबूलियत की बात की, बड़ा खूबसूरत फिक्रा बनता है। तो अगर वो तैयार हो जाती है, सपोजली फौज भी तैयार हो जाती है कि जनाब लेट्स फॉरगिव एंड फॉरगेट, आगे बढ़ते हैं, खान साहब से बातचीत करते हैं, नवाज शरीफ साहब इन कंपनी सारे राजी हो जाते हैं, इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा कि जो कुछ तय हो रहा है उसी के मुताबिक वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? महमूद अचकज़ई देंगे गारंटी फौज को या नवाज शरीफ साहब को कि जी बैठ के बातें तय कर लो, मैं दरमियान में बड़ा बैठ जाता हूँ, मैं जो कुछ तय करूँगा उसको पूरा किया जाएगा? कोई है ऐसा बंदा जिसकी गारंटी मानी जाएगी को, और वो खान साहब की वो गारंटी दे दे कि हाँ ठीक है जी मैं गारंटी दे रहा हूँ, इनसे बातचीत कर लें और जो मामला तय होते हैं उस पर खड़े रहेंगे? ये अचकज़ई साहब देंगे ये गारंटी? शायद बात सख्त हो जाए। इमरान खान की गारंटी इमरान खान खुद भी नहीं दे सकते, किसी दूसरे की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो कब क्या फैसला करें वो बिल्कुल उनको इस बात की परवाह नहीं होती। वो देखते हैं वो जिस एटमॉस्फेयर में हैं, जो उन्होंने किया, अब आज वो कैद में हैं, वो पॉपुलैरिटी का जो जोम है ना इस वक्त, वो उनको चैन नहीं लेने दे रहा। हालांकि यही वो वक्त है कि वो बातचीत करके सियासी रास्ता निकाले, लेकिन जब वो नहीं निकाल रहे, आपको याद होगा 25 मई को जब वो आ रहे थे, वो 2 घंटे 3 घंटे शवाबी में खड़े रहे। उनका ख्याल था मेरे साथ हजारों लोगों का जम्मे गफीर होगा, शायद लाखों हो जाएंगे कहते थे, लेकिन गाड़ियां मौजूद थी, बंदे नहीं थे। ये उसी लिए नाकाम हुआ था। अब भी प्रेशर बढ़ा है, बातें कर लें, लॉन्ग मार्च कर लें। राना साहब एक उनकी साइड देख लें, वो भी तो ये समझते हैं ना कि 8 फरवरी के इलेक्शन में हमारी एक पॉपुलैरिटी थी, पॉपुलर वोट बैंक था, हमारी पार्टी को क्रश किया गया, हमारा बल्ला ले लिया गया, चेयरमैन ले लिया गया, पार्टी की सीटें ले ली गई और दाबड़ को सनी करके हमारे मुखालफों को जितवा दिया गया, हमारे लोग उठा लिए गए, लड़ने नहीं दिया गया, अंडरग्राउंड पर्चे, थाना, कचहरी, बाद में वुमेन सीटें, सब कुछ कर लिया उन्होंने। तो गुस्सा तो आता है एक बंदे में। वो कब तक, मतलब एक बंदा अगर जेल में बैठ के और पॉपुलर वोट वो जीत रहे हैं, उनको नहीं जीतने दिया जा रहा, तो ये फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये तो किसी बंदे में आएगी। ये खुदा न खास्ता आप और मैं उनकी जगह पे होते हम भी ये फील करते। तो फिर कितनी देर तक बंदा सेन रह सकता है? कितनी देर तक बंदा अक्ल समझ के साथ अपनी पॉलिटिक्स करेगा? वो तो एजिटेशन की तरफ जाएगा, वो तो धमकी थ्रेट करेगा कि मेरे साथ ये कुछ हुआ, मेरी पार्टी के साथ हुआ है। तो फिर वो क्यों बैठ के, क्योंकि उनको तो ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिली इमरान खान साहब या उनकी पार्टी को। रो भाई ये बातें कहने को ठीक है 2018 में, और हमने कहनी है भाई, आप और मैंने कहनी तो है। अब ये बात नहीं, 2018 में नवाज शरीफ के खिलाफ यही बातें थी ना कि वो पॉपुलर थे, उनको वोट मिल रहा था, सब कुछ वही हुआ जो 24 में हुआ है। हर दफा कुछ ना कुछ मामला बढ़ जाते हैं आगे चल के, लेकिन उस वक्त खान साहब नहीं मान रहे थे कि इसको अंदर रखो। उनको सुप्रीम कोर्ट में शिकवा तो याद आया कि मैं तो जेल में था, उनको ये याद नहीं आया कि मैंने नवाज शरीफ को अंदर कराया हुआ था। यही वो बात है जहां पे कोई समझने के लिए हमारे सियासतदान तैयार नहीं होते। कोई हम नई गलती नहीं करते, हम पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं। 77 ईयर हो गए हमें। अच्छा, आपको याद होगा राना साहब, आपको याद होगा इरफान सदीकी साहब ने टीवी शोज में भी कहा, कॉलम भी लिखे। मैं छोटी सी बात भाई, छोटी सी बात कर लूं सर, वो ये कि आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं यूसुफ रजा गिलानी, उनके तीसरे साहबजादे जिम्मी इलेक्शन में जीत के आए हैं, वहां पे तो इतना शोर नहीं किया कि इनका वोटर कहां गया। वो जोर हो चुका,
ये सब लोग देख रहे हैं कि वो हो गया, लोगों ने लगाया वोट जाके। लेकिन राना साहब आपने देखा ज़िमनी इलेक्शन में लोग मतलब कम ही निकलते हैं, 2-3 महीने बाद लोगों को पता था हुकूमतें बननी थी, बन गई, हमारे एक आध वोट से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे क्योंकि गिलानी की जीती हुई सीट थी, उनका अपना एक क्लाउड, अपना एक ताल्लुक था वो। सो इसको क्राइटेरिया तो नहीं बनाया जा सकता कि खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हुई है, वोट कम हुआ है। इलेक्शन तो नून ने जितने इमरान खान के दौर में हुए, सिवाय एक डस्का की या सियालकोट की एक सूबाई असेंबली की सीट के जहाँ पे मिस्टर टीके के दामाद खड़े थे, ताहिर खुर्शीद के, उसके अलावा सारे इलेक्शन नून ने जीते। उनके वोटर आते थे ना। असल इशू ये है कि आप पब्लिक के साथ पॉपुलैरिटी पे खड़े हैं, सोशल मीडिया पे खड़े हैं, आप कब तक ये मोमेंटम लेके लेकिन राना साहब वो तो 2-3 साल गुजर चुके थे ना जब ये इलेक्शन जीत रहे थे। 2-3 साल का अरसा गुजर गया था इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, दावे उस्मान बुजदार साहब, थाना कचहरी, डिप्टी कमिश्नर, ट्रांसफर, पैसा, माल पानी, तो लोग उनसे तंग आए हुए थे। ना जी ना रऊफ भाई, जब डस्का का इलेक्शन था वो बिल्कुल वो था, लेकिन जिमनी इलेक्शन तो पहले दिन से स्टार्ट हो गए थे ना, आम इंतखाबात की तरह, और पीएमएलएन ने सारे जीत लिए थे और वो जीतती चली गई जहां जहां पे भी हुए। मैं उसको कह रहा हूं कि आपका पब्लिक मोमेंटम, आपका राब्ता वो कितना मजबूत रहता है, पॉपुलैरिटी। अच्छा, मैं जरा चाहता हूँ आपसे सोशल मीडिया जो लॉज पास हुए हैं, अब आपकी उसका ये फायदा उठाया जाए, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, खुलकर बात भी करते हैं, आपके बहुत सारे मुखालफीन हैं जैसे हर जर्नलिस्ट के होते हैं, आपको लाइक भी करते हैं, डिसलाइक भी, मतलब जैसे जर्नलिस्टों का हमारा चलता रहता है। ये जो पंजाब में है सोशल मीडिया इतने सख्त कवानीन लाए गए हैं, आप इससे एग्री करते हैं कि ये ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए था, या आप समझते हैं कि हुकूमतें ज़्यादा वो सेंसिटिव हो गई, इन्हें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए, लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बात करते हैं, इतनी इजाज़त तो होनी चाहिए। मैं लफ्ज़ वो यूज़ नहीं करता किस चीज़ की इजाज़त तो होनी चाहिए, लेकिन होनी तो चाहिए। पाकिस्तान में यही एक ही अयाशी थी कि जो जिसका दिल चाहे जब किसी को कुछ कह दे, ये आज़ादी भी छीनी जा रही है सर। हालांकि हम खुद भी विक्टिम है उसके, रोज़ाना 600 गालियाँ हम भी खा लेते हैं और लोग भी या खाते हैं सर, वो जिसकी जो मर्जी आते कह देते हैं। रो भाई मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, उसका मसला यही है कि जिस मीडियम ने तबाह किया है नेशनल मीडिया को, वो है सोशल मीडिया। मैं समझता हूं कि कदगने भी होनी चाहिए, मेरी आजादी आपकी आजादी को सल्ब करने के लिए नहीं। तो हम अगर इस फार्मूले को रखें और हुकूमतें उसी एतदाल से कानून बनाएं, बिल्कुल ब्रिटिश लॉ की तरफ बनना चाहिए। उन्होंने जो इंक्रोचमेंट की वो देखें, आज हाईकोर्ट ने उड़ा दी ना कि आप हाई कोर्ट के मतहत आने वाले ट्रिब्यूनल पे हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं ले सकते, आप कंकर्ड लिस्ट पे कानून साजी नहीं कर सकते। वो चीजें उड़ जानी थी, उड़ गई। हुक्मरानों को भी ख्याल आ जाएगा कि हमने गलत किया है, उसको एक अच्छा ला बना लें, होना तो चाहिए। आप किर्गिस्तान में हमारी बच्चियों को कह देंगे जी रेप हो गया, आप कहें बच्चे मर गए, कश्मीर में आप कह दें 13 बंदे मर गए, और लोगों को आप उल्टे रास्ते पे लगा दें, तो ये हमारे यहाँ ना फ्री फॉल कुछ नहीं है। देखे ना यूके में हो या यूएस में, उन्होंने फौरन सजाएं दी है ना, हमारे यहाँ तो फौरन जमानतें हो जाती है। मसला यही है कि 2.5 लाख केस क्यों खड़े हुए हैं यहाँ। अगर वकला को जुर्माने हो ना, वकील को कि जी आपने गलत केस किया, अदालत लिखे कानून जुर्माने, वो तो फिर जाके हमले कर देते हैं, वो तो जजेस पे और अदालतों पे हमले हो जाते हैं सर। ना जज जुर्माने करते हैं, ना वकला मानते हैं। भाई आप केस जीते हैं तो आप जुर्माना कराएं ना, कि उसकी फीस पे करें। ये हमारे यहाँ मौजूद है, कानून लागू नहीं होता। फिर हमारी अदलिया शिकवा करती है, भाई आप 130वें नंबर पे इसीलिए ना कि सब कुछ होते हुए आप कुछ नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे एक्सक्लूसिव हमारे साथ। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा फैसला दिया है, मुनाल समेत 3 होटल्स हैं जिनको कहा है कि नेशनल पार्क से ये तमाम होटल्स जो हैं वो 3 माह के अंदर, जितने भी होटल्स हैं वो 3 माह के अंदर बंद कर दिए जाएं। क्या इसकी ग्राउंड्स थी और किस वजह से ये फैसला दिया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो ये बड़ा फैसला है, आग लगने से मुतालिक चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे और जो दीगर जज थे उनके रिमार्क्स थे, जो चेयरमैन सीडीए हैं उनको काफ़ी चीज़ों के ऊपर उनसे पूछा गया और उनको जिस पे चेयरमैन सीडीए ने खुद से इतराफ़ भी किया कि सीडीए के अंदर भी काली भेड़ें मौजूद हैं। सो ये तो एक मामला था जो कौन से इदारा पाकिस्तान में है जहाँ पे सफ़ेद नहीं है और यहाँ काली आ गई, मतलब ये कोई खबर बनती है, बाकी छोड़ें। हाँ, और इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस नहीं, इन फ्रंट। और उन्हीं के बारे में क्या कहा था उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले क्या फरमाया था?
उन्होंने उन्हीं जुडिशरी के बारे में उन्होंने फरमाया था वहाँ भी कुछ काली भेड़ हैं। हमारे मीडिया के बारे में लोग ये कहते हैं यहाँ भी काली भेड़, मतलब भेड़ बेचारी बदनाम होकर आएगी है। मतलब पता नहीं भेड़ें क्या करती हैं। मैं खुद एक किसान का बच्चा हूँ, बेटा हूँ, मुझे नहीं समझ आई बेचारी, मतलब भेड़ का क्या कसूर है? काली भेड़ के दरमियान में मतलब सफेद में है, बट बस उसका क्या कसूर है? वो क्या करती है? वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम तो नहीं करती। मैं तो खुद देहाती आदमी हूँ, मैंने देखा हुआ किसी को टक्करे नहीं मारती, सींग नहीं मारती, आते जाते छेड़ दी। जो काम बाकी भेड़ें कर रही है तो सफेद रंग की, वो बेचारी काली भी कर रही होती है। हमने पता नहीं कौन सा मुहावरा बनाया काली भेड़ें हैं, एक मतलब भेड़ को बदनाम कर दिया हम लोगों ने। ये तो भाई वजीर आज़म पाकिस्तान खुद फरमा रहे हैं कि जनाब काली भेड़ें अदलिया में है, और वहाँ पे पूरा एंगल ही चेंज कर दिया। अब इसके बाद कोई काली भेड़ें इस्तेमाल करते करना भी नहीं चाहिए। वाकई क्या ग्राउंड्स हैं। आई विश के कोई किसान जो है वो जाके इनको सू करे हुकूमतों को, और मतलब जो भेड़ें वहाँ पालते, हमने खुद पाली हुई है, मुझे खुद पता है, हमारे वालिद साहब, मेरी वालदा वो काश्तकारी सारे करते थे, हमने खुद भेड़ें पाली हुई हैं। सो ऑलवेज आई वंडर एंड अगेन फील अ बिट उस पे बैड अबाउट देम कि भाई उनका क्या कसूर है? हरकतें कोई ABCD करे और नाम पड़े जी काली भेड़ का कसूर है जनाब कि काली भेड़ है यहाँ पे। तो आप जो चिट्टी भेड़, अच्छा जो कह रहा होता है किसी और को, वो समझते हैं मैं चिट्टी भेड़ हूँ, मैं सफ़ेद हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। कोई और लोग हैं जो मेरे इदारे में हैं या चीज़ों में हैं, क्योंकि आप जब किसी को टांट करते हैं किसी के बारे में कि जी वहाँ पे इदारे में ये काली भेड़ हैं, तो मतलब कि मेरे इदारे में प्राइम मिनिस्टर हाउस में सफ़ेद भेड़ें हैं। तो सफ़ेद एक हमारा एक कैटल फार्म है, और वहाँ पे तो किसी हम काले को नहीं आने देते। एक तो वैसे रेशियल और वैसे मेरा ख्याल है बहुत बड़ा रेसिस्ट कमेंट है कि किसी को, देखिए इसमें है सिर्फ कलर ही, अदरवाइज कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि भेड़ तो भेड़ होती है। लेकिन वो जो उसको स्टैंड आउट करिए कि एक हर्ड है और उसके अंदर सब सफेद भेड़ है, तो एक काली भेड़ है, तो वो जो कह रहा होता है वो तो ये समझ रहा है कि मेरे पास सफेद भेड़ है, मतलब वजीर आज़म हाउस में सफेद भेड़े हैं, लेकिन अदलिया में वो कहते हैं काली भेड़े हैं। ऐसे मीडिया के बारे में लोग जब कहते हैं कि जनाब आपके यहाँ काली भेड़े हैं, तो मतलब ये जो बंदा कह रहा होता है कि हमारे यहाँ सफेद भेड़ों का जड़ है, आपके यहाँ कुछ काली भेड़ें, उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि ये जो काले रंग वाली हैं। ये तो चलो एक इस पे बात होगी। हालांकि हर मतलब महकमे में, हर महकमे के बारे में यही कहा जाता है, हर कोई खुश रहता है कि एवरीवेयर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई लोग होते हैं जो, और हर बंदा खुश रहता है, हर बंदा खुश होते हैं। 2-4 काली भेड़ें हमारे यहाँ होंगे तो उनके यहाँ भी है, मतलब कुछ ताना देने वाला बच नहीं गया इदारा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था। खैर, ये कमिंग टू ए सीरियस पॉइंट, काजी फैज़ ईसा साहब को 2-3 चीज़ों का क्रेडिट देना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट ये है, जो जिसके लिए आई पर्सनली फील वेरी ग्रेटफुल के दिस इशू इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, वो ये था कि इन्होंने एनवायरनमेंट के हवाले से हमेशा काजी फैज़ ईसा साहब ने बड़े अच्छे फैसले किए हैं। मैं 2-4 मिसालें देता हूँ। यहाँ पे एक दौर था कि इमरान खान साहब के दौर में, हालांकि इनको ज़्यादा सेंसिटाइज होना चाहिए था, यहाँ पर वो शुरू हो गया था ये बना, उनसे पहले का प्रोजेक्ट था, लेकिन बाद में उनके दौर में एग्जीक्यूशन शुरू हो गई थी। ये जो आपका एम्बेसी रोड है, एम्बेसी रोड पे आपके अब देख ले कितनी बड़ी यहाँ ग्रीनरी है। यहाँ पे इसको जो आप पारे रोड को लोग लेके टचिंग जो मार्गला है, ये कितना अच्छा खासा एक, इसमें 2-3 पार्क आते हैं आपके, या आपकी ग्रीन बेल्ट्स आती हैं। ये प्रोजेक्ट बनाया था CDA ने 1-1.5 अरब का, कि हमने इसको 1 वे करना है, और जितने दरख्त थे और जितनी यहाँ पे आपकी वो थी ग्रीनरी थी, इन्होंने उनको उखाड़ना शुरू कर दिया था, और यहाँ बिल्डोज़र चला दिए थे, और 1.5-2 अरब रुपये का इनका प्रोजेक्ट था कि हमने डबल वे करना है। तो उस वक्त मुझे याद है हम 92 में थे, तो ये इशू हमने वहाँ पे रेज़ किया था, इसको बड़ा फॉलो किया था बड़ा एग्रेसिवली। उस वक्त अगर किसी ने इस पर एक्शन लिया था, रुकवाया था, वो काजी फैज़ ईसा साहब थे। और काजी फैज़ ईसा साहब उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट उसमें कोई 2000 कोई मेरा ख्याल 18-19 के करीब ये चीज़ें हुई थी। बाद में हुकूमत आ गई थी, मुझे इसलिए याद है कि असद उमर साहब जो है ना इन चीज़ों को देख रहे थे, हमने उनसे भी 1-2 दफ़ा बात की थी। प्रोजेक्ट अगरचे उनसे पहले से भी अगर शुरू किया हुआ था, सो CDA ने बड़ा एक्टिवली शुरू किया। तो मेरा उस वक्त भी स्टांस था, और मैं कि मुझे समझाएं यहाँ पे ये कोई शहराए वो है, कोई एक्सप्रेस हाईवे है, ये ट्रैफिक बहुत हो गया। कौन सी ट्रैफिक हो गया? मैं कि आप लंदन में जाएं, वहाँ बम्पर टू बम्पर आपकी, मतलब इवन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जो बम्पर टू बम्पर चलते हैं, दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल्स हैं। रश अगर हो गया है तो आप उसका तरीका ये थोड़ा है कि आप पूरी की पूरी बेल्टें उड़ा दें। दरख्त तो बड़े पुराने दरख्त यहाँ पे इन्होंने उखाड़ दिए थे, अच्छा खासा मसला बनाया था। सो काजी फैज़ ईसा साहब हैड कम टू अवर रेस्क्यू। उस वक्त तक ये तबाही फेर चुके थे, वहाँ से आप पारा से लेके आपके D चौक तक उखाड़ चुके थे सारे के सारे दरख्त बेल्टें। आप खुद भी देखा होगा डबल रोड बने। लेकिन हमारे उस कैंपेन का ये नतीजा हुआ, जिसमें काजी साहब को आई मस्ट गिव हिम द कम्प्लीमेंट, कि इन्होंने यहाँ से D चौक से अयूब चौक या आगे मार्गला तक एक बहुत बड़ी बेल्ट है ग्रीन, या दरख्त हैं आपने देखने होंगे मेरिट और इसके दरमियान F6 सेक्टर के दरमियान, वो जो यहाँ पे सैकड़ों दरख्त इन्होंने उखाड़ने थे और बेल्ट इन्होंने तबाह करनी थी, वो रुक गई थी। वो अभी भी वो मौजूद है, आप देखें बची हुई है काजी फैज़ ईसा साहब की वजह से। सो लोग अगर ये कहें जी काजी साहब आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो मैं जरा बैकग्राउंड पर, यस बिल्कुल इनकी हिस्ट्री है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो यह है कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं।
जो ज़्यादा डेंजरस हैं। इन ये रेस्टोरेंट से अगर आप मुझसे पूछें, इनसे ज़्यादा डेंजरस ये हैं, वहाँ पे फ्लैट्स बन गए हैं, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं, उनके ओपनली इश्तिहार आते हैं, बिजनेस होते हैं और बहुत सारा कुछ वहाँ पे फैला हुआ है। पूरे के पूरे पहाड़ जो है ना, आपने उन्होंने गिरा के उन्होंने उनका हशर, उन्होंने उसका नशर किया हुआ है। वो ज़्यादा एनवायरमेंटल आपके लिए डेंजरस चीज़ें थी, जिन पे कोई अदालतों ने किसी ने एक्शन नहीं लिया, जिस पे लेना चाहिए था कि कैसे आप ये पहाड़ी इलाकों में, अगेन इसमें ये जो आपका नेशनल पार्क है, उसमें कैसे हाउसिंग सोसाइटीज़, वैसे कैसे वहाँ पे फ्लैट्स वगैरह बना रहे हैं। स्पेशली जब इस्लामाबाद जो है आपके अर्थक्वेक के ये जोन में है, फॉल्ट लाइंस हैं, यहाँ बहुत बड़ा आपको पता है ज़लज़ला आया था और बड़ा यहाँ पे कैजुअल्टीज़ भी हुई थी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के बारे में तो कहा जाता है कि आप फॉल्ट लाइन पे बैठे हुए, आपने फॉल्ट लाइन छोड़े, आपने पहाड़ों पे घर बनाने शुरू कर दिए जो सबसे ज़्यादा आपके डेडली और आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं। एक चीज़, दूसरा इन्होंने इसी तरीके से अंदर से सड़कें सीटी ने बनाना शुरू की हैं, जिससे उस वक्त भी एहतजाज हुआ था कि भाई साहब आप जो अंदर से सड़कें बना रहे हैं, वो जी उनका ये कहना था जब आग लगती है यहाँ पे तो हम जाते हैं, आग उसको बुझाते हैं। सो ये जो उन पे एक्शन होना चाहिए था सबसे पहले, वो नहीं किया गया। आपने ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेकर आए, लेकिन जिन पर किया उसको डिस्कस करेंगे, इस पे भी करते हैं, इस पे रेस्टोरेंट्स पे मैं बात करता हूँ कि इसका क्या बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास ऑफ ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे और आपने कहा ये रेस्टोरेंट्स के हवाले से बात करेंगे कि एक तो अभी जो वो हाउसिंग सोसाइटीज़ फ्लैट्स जो बन रहे हैं उनके ऊपर तो काम नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये जो डिसीजन हुआ है मुनाल रेस्टोरेंट और बाकी रेस्टोरेंट्स के हवाले से 3 माह में इनको बंद कर दिया, डू यू थिंक इट्स अ गुड डिसीजन? अभी सर दो चीज़ें, दोनों साइड देख लेते हैं जल्दी से। एक तो ये है कि साफ ज़रा बहुत सारे लोग आते हैं, हमने देखा इस्लामाबाद में, उनकी जो मेन उनकी डेस्टिनेशन होती है, टूरिस्ट स्पॉट कह लें या जो लोग फॉरेन कंट्री से आते हैं, पाकिस्तान के अंदर से आते हैं, उनके सबसे बड़ी ये होते हैं कि मनाल चलते हैं, हम आउटिंग करते हैं, खाना खाते हैं। सो एक तरह की ये मतलब आपके रिजॉर्ट भी है जहाँ पे लोग आते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी जनरेट होती हैं, अट्रैक्ट करता है, टूरिज्म भी अट्रैक्ट करते हैं और प्लस बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जॉब्स भी मिली हुई हैं। एक इकोनॉमिक साइड भी है इसकी, मतलब आप जाएँ हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो हैं आपको मिलते हैं जिनको नौकरियाँ मिली हुई हैं, घर चल रहे हैं। सो एक साइड वो भी है। दूसरी साइड ये है कि नेशनल पार्क है, इसके इंसानों ने तबाही बोल दी है, वहाँ जानवर रहते हैं, परिंदे रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनके अपने एक वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में हमने जानवरों बेचारों से उनकी रिहाइश गए छीन ली और उनकी जगह हम जाके खुद बस गए। सो वो भी एक चीज़ है कि जो परिंदे थे, जो वाइल्ड लाइफ थी, वो वाइल्ड लाइफ इससे अफेक्ट हुई है कि जब यहाँ मोटर्स जाती हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं, पोल्यूशन होती है, पूरा एरियाज जो है वो आपके वहाँ पे वो अफेक्ट होते हैं। सो दोनों साइड्स हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो अपनी जगह पे मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें इकनॉमिक साइड भी थी कि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, उनके जॉब से, और ये लोग टूरिस्ट एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ी बनी हुई थी। लेकिन दूसरी साइड वो है, कहीं तो जानवरों को सुकून से रहने देना, जो अपनी दुनिया में रहे। हमने जैसे अपनी दुनिया बनाई हुई है, एक उनका नेशनल पार्क है, हम उसमें भी घुस गए और जगह थोड़ी हैं जहाँ पे जाके बनाए जा सकते हैं। सो इट्स अ बिट मस्ट से कि जो हमारे जैसे मतलब हमारे जैसे एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं, ग्रीनरी होनी चाहिए, तो उनके लिए तो अच्छा फैसला है कि ठीक है। अच्छा, वक्ती तौर पर लोग ऑब्जर्व हो जाते होते हैं, वहाँ बंद होंगे कहीं ना कहीं पे तो खोलेंगे, किसी और जगह पे चले जाएंगे, वो उस पर करेंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा फैसला एनवायरनमेंट के हवाले से। और इस्लामाबाद बड़े बुरे तरीके से पोल्यूट हो रहा है। क्लास अप इस वक्त में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और यहाँ इसी नोट पे एंड करना पड़ेगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।